हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर का, जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। अब आज हमें स्टार्ट करना था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? If the direction of displacement is different from the direction of force, then how the work is calculated? Explain with answer with example। तो ये एक क्वेश्चन तीन छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। वर्क से आप क्या समझते हैं? तो वर्क से आप जो समझते हैं उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो हमने लिखा व्हेन by application of force the position of an object at rest is changed or velocity and direction of an moving object is changed, then it is said that work is to be done। तो वही बात है जो हमने पहले वाली वीडियो में भी देखी थी कि वर्क हो रहा है। ये अब हम कब कहेंगे? जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है, तब हम कहेंगे कि उस बॉडी पर वर्क हुआ है। तो वही केस जो है हमने इस जगह पर भी लिखा है कि अगर बॉडी अगर रेस्ट में है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो मोशन के अंदर आ गई, तब हम कह देंगे कि वर्क हुआ है। दूसरी कंडीशन में बात है कि अगर बॉडी जो है वो पहले से ही मोशन में थी और फिर अपन ने उस पर फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है या फिर उसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव आ जाता है, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो वर्क की। अगर ये आपको समझ नहीं आती है तो पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी आप लिख सकते हो। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन हाउ द वर्क इज़ कैलकुलेटेड। अगर वर्क की जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अलग है, तो हम वर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले बता चुका हूँ, मैं क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ मैच नहीं करती है तो हमें फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एफ साइन थीटा, एफ कोस थीटा, जिसके अंदर से हम एफ कोस थीटा जो है वो उसको चुनते हैं। क्यों? क्योंकि एफ कोस थीटा की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साइड ही होती है। ठीक है। अब इसमें अगर कोई किसी चीज़ को कन्फ्यूज़न है तो या तो वो पुरानी वाली वीडियो देखिए या फिर क्लास में जो नोट्स मैंने बताए वो देख लें। तो इसके लिए हमने आंसर लिखा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ डिफरेंट देन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ यूज टू कैलकुलेट वर्क। ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया था कि आपको अपना आंसर बताना है एग्जाम्पल के साथ में, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये लिखा है, एग्जाम्पल आप इसको रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। बाकी यही जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये बुक में भी दे रखा है, पेज नंबर 147 पे आप जाना और फिगर 11.2 जो दे रखी है उस फिगर के नीचे वाला पैराग्राफ आप पढ़ लेना। यही जो सारी चीज़ मैंने लिख रखी है वो वहाँ पर दे रखी है। और माइंड यू स्टूडेंट, जब भी आप ये वीडियोस देखो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाले, तो आप साथ में अपनी बुक को भी ओपन करके रखो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रिमोट पोर्शन से पूछा गया था, तो इसको स्किप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको नाम दे दिया v से। इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ m, अब अगर उस ऑब्जेक्ट का मास जो मूव कर रहा है उसका मास m दे रखा है आपको, देन फाइंड हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब पूछा गया है कि ऐसा एक सिनेरियो आपके पास है जहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है। अब उस मूविंग ऑब्जेक्ट को आपको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क जो है उस पर करना पड़ेगा। तो इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ग्रे कलर से। ये इसलिए कर रखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट जुड़ा हुआ है रिमूव्ड पोर्शन से, जो आपका पोर्शन हट चुका है उससे आपका कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। पर ये जो क्वेश्चन है वो निकल के आया है हमारा वर्क वाले टॉपिक से, वर्क डन के टॉपिक से। वर्क डन टॉपिक जो है वो हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसको करते हैं सोल्व। देखो इसमें बताया गया है कि एक जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और उसका मास m है, और अब हमने उसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न कर लेना। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जहाँ पर m जो है वो डिनोट करता है मास को, ये मास जो है वो m से डिनोट होता है, और जो ये जो v है वो आपने पहले ही देखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अब हमने पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को रोकना है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर उतना ही एनर्जी या उतना ही वर्क हम अप्लाई कर देंगे जिससे वो एनर्जी उसके पास से हमारे पास आ जाए। तो हमने आगे लिखा कि टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट टू रेस्ट डू नेगेटिव वर्क ऑन इट इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो एक वर्ड दे रखा है या नेगेटिव वर्क, तो जब हम वर्क का टॉपिक क्लास में पढ़ रहे थे तब हमने 3 तरीके के वर्क देखे थे, एक देखा था पॉजिटिव वर्क, दूसरा देखा था नेगेटिव वर्क, और तीसरा देखा था जीरो वर्क। तो यहाँ नेगेटिव वर्क काम में आ रहा है, और उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ वापस से रिपीट करता हूँ। नेगेटिव वर्क कब काम में लिया जाता है, नेगेटिव वर्क तब काम में लिया जाता है तब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है उसे रेस्ट में लाना हो तब, या फिर तो उसकी वेलोसिटी है उसको कम करना हो तब, तो वो वाला नेगेटिव वर्क हम आपको अपन यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करा हुआ है, 6th क्वेश्चन क्रॉस किया हुआ है, 7th क्वेश्चन क्रॉस है। इसमें पूछा था कि हाउ डज एनर्जी डिसिपेशन टेक प्लेस, एनर्जी डिसिपेशन कैसे होता है वो आपको बताना था। 8th क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इट्स कंजप्शन एट होम्स हाउ डज एनर्जी डिसिपेशन टेक प्लेस, जहाँ से एनर्जी बनती है वहाँ से लेकर घरों तक आने तक जो एनर्जी का लॉस होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना था। ये सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ आर वर्क एनर्जी एंड पावर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट करती है। तो देखो जो एनर्जी का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ वर्क की और पावर की। तो ये मैंने वर्क के लिए लिख दिया कि वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब वर्क जो है वो पावर से कैसे रिलेट करता है, तो जब हम पावर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की रेट से ही हमारे पावर निकलेगी। तो वर्क और पावर के अंदर ये रिलेशन हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। हाउ इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आपको मिलेगी। तो ये एनर्जी से रिलेट करके टॉपिक है। क्लास में तो मैंने आपको बता दिया था कि कोल पावर प्लांट से कैसे निकलती है, और जितने भी प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, इनसे कैसे एनर्जी बनती है। तो ये सारे टॉपिक रिमूव हो चुके हैं, तो इस पर हम इस टाइम पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 4th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, हाउ इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाली बात आ गई, क्रॉस करते हैं। 12th क्वेश्चन को क्रॉस करते हैं, 13th को क्रॉस करते हैं, 14th पर आते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। अब आप ये मत समझ लेना कि मैं यूं ही सब क्वेश्चंस को क्रॉस करते हुए चल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो हैं जिन्हें मैंने क्रॉस किया है ये वही क्वेश्चन हैं सिर्फ जो रिमूव्ड पोर्शन से पूछे गए हैं, ठीक है। जो सिलेबस में है उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। 14th क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। हाउ इज़ द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन बाय गिवन एन एग्जाम्पल। तो इसके अंदर क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इसके लिए मैंने आपके सामने 2 डेफिनेशन रखी है इलेक्ट्रिक पावर की। पहली डेफिनेशन है द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसके ट्रांसफ़र की रेट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। दूसरी डेफिनेशन मैंने रखी कि वर्क डन पर सेकेंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो उस फ्लो करने के अंदर जो वर्क डन होता है पर सेकंड उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो दोनों के अंदर से जो आपको डेफिनेशन इजी लगती है, समझ में आती है, वो आप लिख देना। फिर नीचे पूछा गया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मैथमेटिकली हम समझते हैं वर्क डन पर टाइम,
ठीक है, ये मैंने लिख रखा है ऊपर वर्क डन पर सेकंड, यानी कि इसका मतलब है कि वर्क डन जो है उसका रेशियो है टाइम के साथ में, वर्क डन अपॉन टाइम। अब ये जो वर्क डन है यहाँ पर मैकेनिकल वर्क डन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं। तो ये जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, Q इंटू वी होता है। Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, जिसको मेजर किया जाता है कूलाम के अंदर, याद हो अगर आपको। पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, वो होता है आपका वोल्टेज के अंदर मेजर। तो Q इंटू वी जो है वो होता है आपका वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, अपॉन में टाइम है ही। तो अब देखो Q इंटू वी अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पावर का। इसी को ही अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं I इंटू वी। अब I कहाँ से आ गया, I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ चार्ज होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज एक समय के अंदर फ्लो कर जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट। तो Q अपॉन टी जो है फॉर्मूले के अंदर, उसको हम रिप्लेस कर देंगे I से। तो अब हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का I इंटू वी। तो आपको इस फॉर्मूले को भी याद रखना है और इस ऊपर वाले फॉर्मूले को भी याद रखना है, ठीक है। दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्रॉस कर दिया गया है। पूछा गया था कि व्हेन वी स्विच ऑन ए बल्ब टू गेट लाइट देन व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। जब हम किसी बल्ब को ऑन करते हैं लाइट चलाने के लिए, ठीक है, तो कौन से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये एनर्जी से पूछा गया था, जो कि रिमूव हो चुका है हमारे सिलेबस से। अब आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस में। तो अगर आपके पास अभी बुक है तो उसमें आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के देखना। ऐसे टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और पांचों की पांचों क्वेश्चन ही रिमूव्ड सेशन से पूछे गए हैं, तो हम इस पूरे ही टॉपिक को स्किप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सीधा आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अ मशीन टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। एक मशीन लगी हुई है जो 40 kg का मास उठाती है 10 मीटर की हाइट तक। अब उसके अंदर उस मशीन को कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो देखो हमने न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट किया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेना जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, मास आपको दे रखा है 40 kg मास आपको दे रखा है, हाइट जो है h उसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। अब फिर से याद दिला देता हूँ, हाइट मान लो चाहे डिस्प्लेसमेंट मान लो, एक ही बात है। लास्ट में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ देख लो, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में है, यानी कि यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना है। फिर हम देखेंगे कि फॉर्मूला, तो वर्क डन अपन को निकालना है। वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने यहाँ लिख रखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम और क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन, तो m इंटू ए और साथ में आ जाएगा s, ठीक है। अब देखो मास इंटू एसेलरेशन, एसेलरेशन यहाँ कौन सा एसेलरेशन, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मास के साथ में अपन ने ए की जगह रख दिया, जी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। फिर जो है डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में मैंने बता रखा है कि चाहे तो डिस्प्लेसमेंट बोल दो चाहे हाइट बोल दो, एक ही बात है, तो इस एस की जगह हम रख देंगे एच। अब हमारा नया फॉर्मूला बन गया mgh का, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हुए चलेंगे तो आ जाएगा 40 kg इंटू 9.8 इंटू 10। इसके अंदर हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 3920 जूल, जिसको हम किलो जूल में भी कन्वर्ट करते हैं। किलो जूल में लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, 1000 से आपको डिवाइड कर देना है, तो किलो का मतलब ही हो गया 1000, ठीक है। तो किलो जूल में जब आप हम निकालेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 3.92 किलो जूल, ठीक है। ये m गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर w है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो रिमूव्ड पोर्शन से पूछा गया था, क्रॉस कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू कंप्रेस इट बाय 0.04 मीटर, ठीक है। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको एक नया शब्द दिख रहा होगा जो हमने नहीं पढ़ा था क्लास के अंदर भी। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है।
स्प्रिंग कांस्टेंट की जब भी बात आएगी वर्क डन के साथ में, तब आपको यही फॉर्मूला यूज़ में लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानेंगे कि के क्या है, एक्स क्या है। देखो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात हम करते हैं और जब पूछा जाता है कि स्प्रिंग से कितना वर्क किया जा रहा है, तब हम वो फॉर्मूला नहीं लेते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, तब हम लेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, वर्क जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जो हमने के से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई आती है ज़्यादातर। ठीक है, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू होती किस में है, न्यूटन पर मीटर में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर जिसको हमने एक्स लिख रखा था वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है वो, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। तो डिस्टेंस कौन सी होगी, जितना स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है और जितना एक्सटेंड हो रही है, वो जो डिस्टेंस होगी वो इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, तो बैक चलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, W इजिकल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। के क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वो डिस्टेंस है जिसके साथ में स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो रही है या तो एक्सटेंड कर रही है, वो वाली डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी, के की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। फिर पूछा गया है कि हाउ मच वर्क विल बी डन टू कंप्रेस इट बाय 0.04 मीटर। तो ये आपको कंप्रेस जितनी स्प्रिंग हुई है वो आपको डिस्टेंस दे दी, यानी कि आपके पास एक्स की भी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, आंसर आपका आ जाएगा 3.2 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, और इसको आप न्यूटन जूल भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 0.04 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन ए स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट बाय 0.02 मीटर। अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है, सेम स्प्रिंग से रिलेट करके क्वेश्चन है, तो स्प्रिंग जब भी आ जाए, स्प्रिंग के बारे में पूछा जाए, बात की जाए, और वर्क डन के बारे में बात की जाए, तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में लिख करके आ जाना। ठीक है, तो बोला गया है कि इतना वर्क जो है वो डन हो रहा है, यानी कि W की वैल्यू तो आपको पहले से ही गिवन है, 0.04 जूल का वर्क किया गया है, ज़रूरत है। और फिर जो है स्प्रिंग की स्ट्रेच होने की दे दी कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रही है, 0.02 मीटर, यानी कि डिस्टेंस आपको बता दी, एक्स की वैल्यू आपको दे दी। फिर आपको पूछा गया है कि व्हेन ए स्प्रिंग इज पुल्ड अप टू 0.02 मीटर कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पूछ लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लिया, कोई नई बात नहीं है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को ही घुमा करके दे दिया है। इसके अंदर क्या है, फॉर्मूले में W की वैल्यू गिवन दे दी और X की वैल्यू गिवन दे दी और K की वैल्यू आपको पूछ ली। तो फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 इंटू डब्ल्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर दो, सोल्व करो, आंसर आपका लास्ट में निकल करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द पावर यूज्ड बाय एन इंजन टेकिंग 200 kg मास एट 50 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि एक इंजन लगा हुआ है, उसकी पावर को आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पावरफुल वो इंजन है। किस केस में, जब वो 200 kg का मास 50 मीटर की हाइट तक उठाता है और उसको ऐसा करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो टाइम आपको दे रखा है, हाइट आपको दे रखी है और मास आपको दे रखा है, और लास्ट में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दिया हुआ है। चारों चीज़ों को हम लिख लेंगे गिवन डेटाज के अंदर। मास दे रखा है 200 kg, हाइट दे रखी है 50 मीटर, हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर, और जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनकी यूनिट्स आप एक बार देख लेना, तीनों ही जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड ही दे रखी है, यानी कि कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना। वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा है, कितने सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया ऊपर, और उसको mgh में कैसे लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई दिक्कत है, वीडियो पॉज करो, पीछे तरफ जाओ और वीडियो को वापस से देखो, समझ में आ जाएगा कि mgh कैसे आया।
एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एच की भी वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। तो ये जो है अभी क्या निकला है, ये वर्क डन ही निकला है, ठीक है, पावर नहीं निकली है, सिर्फ वर्क डन निकला है। अब हमने पावर निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में तो पावर पूछी है ना कि पावर कितनी निकलेगी, पावर कितनी लगेगी उस इंजन को। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम के अंदर टाइम हमारे पास गिवन था और वर्क डन अभी अभी हमने निकाल ही लिया है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अपना पावर जो है वो निकल जाएगा 10 किलोवाट, ठीक है। 10 किलोवाट पावरफुल जो है इंजन है वो, जिसको करने में उतना सारा काम करने में इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ हाउस 5 इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आर यूज्ड फॉर 10 आवर पर डे, ठीक है। तो इतना पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया कि ये जो है इलेक्ट्रिकल कंजप्शन की बात कर रहा है, ठीक है। एक घर है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लगे हैं और हर दिन वो 10 घंटे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 2 अप्लाइंसेज आर ऑफ 200 वोट एंड 3 अप्लाइंसेज आर ऑफ 400 वोट। तो पावर रेटिंग की बात करी है कि टोटल 5 जो अप्लाइंसेज हैं उनके अंदर से 2 जो अप्लाइंसेज है उसकी 200 वोट रेटिंग है और रिमेनिंग जो 3 बच गए हैं उनकी 400 वोट पावर रेटिंग है। देन कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट। तो एक दिन के अंदर कितना पावर, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा वो आपको निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने ये दे ही रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ अप्लाइंसेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय यूजेज इन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय पावर रेटिंग, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पावर रेटिंग जो है उसको 2 जगह दे दिया, एक बार तो दे दिया 200 वोट और दे दिया 400 वोट, तो ये 2 जगह अपन को निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले वाले टाइप के अप्लाइंसेज के लिए निकालते हैं जहाँ पर अप्लाइंसेज कितने हैं, 2 अप्लाइंसेज है, 5 में से 2 अप्लाइंसेज है जिनकी पावर रेटिंग 200 वोट है। तो इसके लिए हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 × 1 × 10। सेम वही है, नंबर ऑफ अप्लाइंसेज 2 है, नंबर ऑफ डेज कितने दिनों के लिए, तो यहाँ पर साफ इसने लिख दिया कि 1 डे के लिए कैलकुलेट करना है तो 1 लिख देंगे। फिर बोला गया है यूजेज इन आवर, एक दिन के अंदर कितने घंटे वो अप्लाइंसेज चलते हैं, तो ये देखो ये दे रखा यूज्ड फॉर 10 आवर्स पर डे, एक दिन के अंदर 10 घंटे के लिए वो चलते हैं। और लास्ट में दी थी पावर रेटिंग, तो ये पावर रेटिंग हमने लिख दी 200। इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो 4 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बचे हुए 3 अप्लाइंसेज की जिनकी पावर रेटिंग कितनी है, 400 वोट पावर रेटिंग है। तो उनके लिए क्या जाएगा, नंबर ऑफ अप्लाइंसेज कितने बच गए, 2 का तो पहले ही निकाल दिया तो 3 बच गए। फिर नंबर ऑफ डेज, तो सेम नंबर ऑफ डेज एक दिन के लिए हम निकाल रहे हैं, एक दिन में कितनी देर तक वो चलते हैं, तो 10 घंटे के लिए वो चलते हैं। पावर रेटिंग क्या है, 400 पावर रेटिंग है और फॉर्मूले में डिवाइड के अंदर 1000 लगा ही रखा था। इसको जब हम सोल्व करेंगे 12 किलोवाट आवर आपका आंसर आ जाएगा। अब टोटल कंजप्शन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कंजप्शन निकल जाएगा 5 इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज का। तो इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 16 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे दे रखा है 16 यूनिट्स, ठीक है। अब ये भी मैंने पहले बता रखा है आपको कि किलोवाट आवर बोल दो चाहे यूनिट बोल दो एक ही बात है। यूनिट जो है वो कन्वेंशनल यूनिट होती है किलोवाट आवर की, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg मास इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। 40 किलो का एक मास है ऑब्जेक्ट का, वो 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चलता है। नाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट सच दैट इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। कहा गया है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, ठीक है। ये केस आपके सामने है। अब आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगा दिया, ठीक है, जिसके कारण हुआ क्या, उसकी जो वेलोसिटी है वो अब 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो वर्क आपने कर दिया, अब आपको निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। वर्क डन का ये फॉर्मूला है, जब आपने ऐसा कुछ सिनेरियो दे रखा हो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, वो पहले से ही मूव कर रहा था किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, फिर आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ गया,
ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला ले लेगा, हाफ इंटू एम मास इंटू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनका डिफरेंस इंटू मास इंटू हाफ। ठीक है, तो मास आपको दे रखा है 40 kg आपको मास है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो पहली जिसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी क्या थी उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड की गति से वो मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी के अंदर रख देंगे 2 का स्क्वायर। देन फाइनल वेलोसिटी, फोर्स लगाने के बाद में उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ गया, वो 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी में हम लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर कर देंगे। इस पूरे को जब आप सॉर्ट आउट करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 420 जूल। तो 420 जूल आपने वर्क उस पर किया जिसके कारण उसमें ये चेंजेस आए। 9th क्वेश्चन जो है वो आपको स्किप किया गया है, 10th क्वेश्चन भी आपके स्किप किया गया है। ठीक है, अब ये होता है आपकी एक्सरसाइज का एंड। अभी भी स्टिल कुछ डाउट है अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेशन के अंदर उसमें जाके पूछ सकते हैं।